Dear students, welcome back. After a gap, I am starting UGC नेट की जो थीम वाइज PYQA है उसकी एक नई श्रृंखला। इनफैक्ट ये नई तो नहीं है क्योंकि ये सेकेंड वीडियो है, लेकिन बहुत लंबा गैप हो गया है। इसमें मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, आपको पता है कि जो PYQA वीडियो जो UGC नेट की हैं, सेट की हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर मेरे चैनल पे, वो मुझे पता है और आपको भी पता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन प्रेप, और वो आपको मिलती है बिल्कुल ही बिना किसी फी के। आप यहाँ इसका जो है फायदा लीजिए। ये मेरा एक इंडेवर है, छोटा सा इंडेवर। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैंने तो सभी पेपर एनालाइज किए हैं, तो फिर ये नया क्या है? इसमें मैंने लेटेस्ट जो 5 पेपर्स हैं, सबसे जो नए ताजा तरीन 5 पेपर, दिसंबर 2022 में 2 शिफ्ट होता है, जून 23 साइकिल में 2 शिफ्ट, और दिसंबर 23 जो अभी हुई है उसमें एक ही शिफ्ट हुआ है। पूरा पेपर एक शिफ्ट में था, मतलब 5 पेपर। उसको मैंने थीम वाइज एनालाइज करने की कोशिश की है। पॉलिटिकल थ्योरी कुछ दिन पहले कर चुके थे, काफी लंबा गैप, शायद 1 महीने हो गए होंगे। आज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कर रहे हैं, और इससे पहले कि जून की साइकिल हो, सभी थीम को हम एनालाइज करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्वेश्चन लेटेस्ट पेपर में किस लेवल, किस रेंज और कैसे आ रहे हैं, और आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए इसको टैकल करने के लिए। सो लेट अस बिगिन यूजीसी नेट थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, लेटेस्ट 5 पेपर्स जो मैंने बताया। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, चलिए आपको मैं बताना मेरा कर्तव्य और आपका जानना अधिकार है कि यदि आप CUET PG की तैयारी कर रहे हैं और गलती से इस वीडियो को देख रहे हैं तो, और यदि आप कोई भी एग्जाम जो रिलेटेड है रिसर्च से, लाइक नेट JRF या सेट या नौकरी से, सेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, PGT है, RPSC है, उड़ीसा के SSB है, एंड मेनी अदर PhD एंट्रेंस टेस्ट है, और नेट JRF तो है ही, तो आपके लिए भी ये बैच जो है ऑन है। इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ दी गई है। CUET PG यदि आप दे रहे हैं तो आपके लिए अभी भी मौका है उस बैच को ज्वाइन करने का। बैच तो कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन आप उसको क्रैश कोर्स के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी कुछ डिटेल यहाँ दी गई है। यदि आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, इन दोनों में से किसी बैच में या दोनों में ही, तो आप अपना मेल कीजिए इस मेल आईडी पे। ध्यान दीजिए क्या मेल करना है: नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर। 3। प्लीज इसको गौर से फिर से सुनिए, क्योंकि मुझे कई मेल मिल रहे हैं और टीम भी मेरी परेशान हो रही है, क्योंकि उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती नहीं, फिर से उनको मेल बैक करना पड़ता है। तो नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर एट दिस मेल आईडी paulsciencehelp@gmail.com। यदि आप CUET PG ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि नेट JRF बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सेम इंफॉर्मेशन मेल कीजिए paulsciencehelp@paulsciencehelp.in। मत कंफ्यूज कीजिए, कोई गलत आईडी है, ये बिल्कुल सही आईडी है, पेड आईडी है, paulsciencehelp@paulsciencehelp.in। नेट JRF के लिए अलग मेल आईडी है और CUET PG के लिए अलग। और यदि आपको कोई रिसोर्स ढूंढ रहे हैं बुक फॉर्म में, तो आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो यहाँ पे हैं। यदि आप CUET PG दे रहे हैं तो ये 2 गाइड आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस दे रहे हैं, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो CUET PG हो, नेट JRF हो या सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई भी एग्जाम हो, ये बुक आपके लिए बेस्ट बुक है। और यहाँ पे UGC नेट गाइड की भी जिक्र की गई है, तो आप इसका भी फायदा ले सकते हैं, जो कि इंस्टा मोजो पे और स्टिल PDF वर्जन में अवेलेबल है। अब चलिए हम जो है सिलेबस की बात करेंगे, और यहां से मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये वीडियो में कुछ पोर्शन मैंने पहले ही रिकॉर्ड की हुई है, क्योंकि जब मैंने पास्ट ईयर पेपर एनालाइज किया था तो उस पोर्शन से मैंने कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन बहुत सारे जो स्लाइड हैं उसको मुझे फिर से नरेट करना पड़ा है, और सभी में एडिशनल इंफॉर्मेशन और भी दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पास्ट 5 जो पेपर, लेटेस्ट पेपर इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट UGC नेट डिफरेंट साइकिल्स। लेट अस बिगिन। सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी के सिलेबस को चलिए देखते हैं, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि सिलेबस से ही अपने प्रिपरेशन की शुरुआत करें डियर स्टूडेंट। तो यदि पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट देखें तो जो मॉडर्न पॉलिटिकल वैल्यू है, जिसको फाउंडेशनल वैल्यू आप कह सकते हैं, जो आधार देती है हमारे पॉलिटिकल आइडियाज को, ऑफ कोर्स सभी जो है वेस्टर्न जो वर्ल्ड व्यू है उससे ही ज्यादा उभर के आए हैं और लिबरल थॉट से ही निकले हैं, लेकिन हर कल्चर में, हर थॉट में इन सब वैल्यूज के लिए अलग अलग विवेचना है।
उसमें से है लिबर्टी, जिसको आप फ्रीडम कह सकते हैं, इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट। देन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो अभी समझिए कि पूरे दुनिया में जो सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके बारे में पढ़नी है। पावर जो पॉलिटिक्स का बेड रॉक है, मतलब समझिए कि वो ही रॉक है जिसके ऊपर पॉलिटिक्स का सॉइल बनता है। पावर एंड इंटरेस्ट, यही दो प्लेकार्ड हैं उसकी। और सिटीजनशिप जो कि डेमोक्रेसी में बहुत खासा स्थान है। सिटीजनशिप मतलब एक स्टेटस आपको मिलता है एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर होने का जो सॉवरेन है। तो यदि वो पॉलिटिकल कम्युनिटी सॉवरेन है, अपने को नेशन स्टेट कहती है, तो यदि आप उसके फुल फ्लेजेड मेंबर हैं तो आपको बहुत सारे जो हैं लीगल राइट्स मिलते हैं, सिविल राइट्स मिलते हैं, आपको वेलफेयर राइट्स मिलते हैं। तो इसलिए सिटीजनशिप बहुत एक इमोटिव इशू है, वो भी आपको पढ़नी है, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ सिटीजनशिप। देन जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल थॉट, जो धाराएं हैं, किस तरीके से हम पॉलिटिक्स को समझते हैं, उसमें लिबरलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे रेजिलियंट भी है। देन कंजर्वेटिज्म है, जो कि एक लिबरल की ही एक धारा है, लेकिन वो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में काफी कंजर्वेटिव हैं। ट्रेडिशन और जो परंपरा चली आ रही है और समाज में जो रीति रिवाज है उसको बचाए रखने की जो एक बिलीफ है उससे गाइडेड होते हैं। और कंजर्वेटिज्म जो है, जिसको आप लिबरल कंजर्वेटिज्म कह सकते हैं, वो अभी पॉलिटिकल यदि आप धारा देखें तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग यही है। सबसे ज्यादा जगह पे जो शासन अभी कर रहे हैं वो लिबरल पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म है। मतलब जब मैं ऐसा कहता हूं तो आप कंफ्यूज मत होइए कि एक साथ लिबरल भी है और कैसे कंजर्वेटिव है, क्योंकि इकोनॉमिक डोमेन में कंजर्वेटिव जो लिबरल जो थॉट है वो काफी लिबरल है, लेकिन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में वो कंजर्वेटिव है। तो वो अभी सबसे, इवन इंडिया में भी आप देखिए तो जो बीजेपी है उसको आप लिबरल कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी से गाइडेड मान सकते हैं। अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी हैं, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, यूरोप में कई जगह, जर्मनी में अदर, और ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी है, ये सब जो हैं बहुत सारे जगह जो हैं वो कंजर्वेटिव जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो ही अभी शासन कर रहे हैं। तो मतलब इकोनॉमिक में लिबरल, लेकिन सोशल या सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में कंजर्वेटिव, तो उसको आपको पढ़नी है। देन सोशलिज्म जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में 20th सेंचुरी के शुरू में निकली। लेबर मूवमेंट, लेबर यूनियन और वर्किंग क्लास के हित को एक तरह से प्रमोट करने वाली कार्ल मार्क्स के आइडिया से प्रभावित, और उन्होंने जो है एक दुनिया को एक नया एक जो है पॉलिटिकल रास्ता दिखाया, जिसमें कि सोवियत रूस ने उसको अपना करके और फिर अपने एक पूरे एक उन्होंने ग्रुप बनाया जिसको सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्री कहते हैं। और आज भी वो धारा बहुत स्ट्रांग, वैसे पॉलिटिकली अभी ये बहुत ही नीचे चली गई है। वर्ल्ड में केवल 5-6 जो हैं ट्रूली जो है सोशलिस्ट कंट्री रह गए हैं, लेकिन फिर भी ये जो थॉट है वो अभी भी लिबरलिज्म को एक तरीके से बैलेंस करती है, काउंटर बैलेंस। मार्क्सिज्म तो उसी से निकलती है, मार्क्सिज्म के थॉट से सोशलिज्म निकलती है। फेमिनिज्म तो फ्रिंज पे ही है, अभी भी एक क्रिटिकल थ्योरी है कि औरतें के नजरिए से पॉलिटिक्स क्या है, कैसा दिखता है, क्या समस्याएं और कैसा होना चाहिए, जो आधी पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स ये दुनिया तो मर्दों की है, तो पॉलिटिक्स भी मर्दों की ही है, लेकिन औरतें जो है उसको कंटेंट करती हैं, काउंटर करती हैं, और वो एक नया जो है वो पर्सपेक्टिव देता है पॉलिटिक्स को समझने की, कि कैसे जो है इनको भी साथ लेना जरूरी है यदि हम रियली पॉलिटिक्स को ह्यूमन पॉलिटिक्स बनाना चाहते हैं। इकोलॉजिज्म जो है वो आपको पढ़नी है, ध्यान दीजिएगा, मैंने लाल से इसलिए दिया है कि ये कई आप लोग छोड़ देते हैं, इसमें शैलो और डीप है। मतलब इकोलॉजी और डेवलपमेंट, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, इन दोनों में कैसे तारतम्य हो, कैसे एक तरह से दोनों साथ चले, इस पर जो है दो धाराएं इसकी है, थिक एंड थिन। यदि आप शैलो लेंगे तो उसमें डेवलपमेंट के साथ में इन्वायरमेंट को बचाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा। यदि डीप लेंगे तो मतलब बिल्कुल इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे कुछ भी नहीं करना है, चाहे आपको डेवलपमेंट को कर्टेल करना हो, खत्म करना हो। मल्टीकल्चरलिज्म मतलब कि एक ही समाज में, एक ही राष्ट्र में कह लीजिए, यदि 10 तरह के डिफरेंट कल्चर के लोग रह रहे हों, जो अब अलग धर्म को मानते हैं, अलग वर्ल्ड व्यू है, अलग टाइप की लैंग्वेज है, तो उनको कैसे जो है एक धागे में पिरोया जाए, कैसे समाज में हार्मनी रहे, उस नेशन को कैसे गवर्न करना चाहिए, इस पर जो है थॉट मल्टीकल्चरलिज्म देता है।
जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। और पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो जो जो यूरोपियन मॉडर्निटी की जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न साइंस हो, मॉडर्न आर्किटेक्चर हो, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट हो, उसको वो एक तरीके से रजिस्ट करते हैं, उसका एक अलग ही तरह से समझने की कोशिश करते हैं मॉडर्निटी को। मतलब जहां पे कि ये माना जाता है कि कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप सत्य की खोज कर लेंगे और वो सत्य हर काल परिवेश स्थान में एक जैसा रहे। वो जो है कंटिंजेंट होता है। ट्रूथ जो है वो एक कई बार तो सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फ्रेम किया जाता है, और ट्रूथ जो है वो जो सब्जेक्ट होता है जो उसको फ्रेम कर रहा होता है उसके नजरिए का प्रतिफल है, ना कि कोई गिवन है। तो इस टाइप की जो सोच है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट है, जिसमें आप डेरिडा एंड फूको इन सबको याद कर सकते हैं। तो ये भी आपको पढ़नी है। इतना डिटेल में मैंने आपको इसलिए बताया कि ऑलवेज आप सिलेबस को 10 बार 15 बार पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा, और एक एक गैप फिल कर ले उससे रिलेटेड। अब हम लोग आते हैं दिसंबर 22 साइकिल। वैसे कहने को तो ये भी दिसंबर मतलब 22 है, लेकिन इसका एग्जाम चूंकि 6 मार्च को हुआ है तो इसलिए इसको आप मार्च 2023 कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको 2023 का पेपर कहता हूँ। वैसे 2023 में एक और पेपर अभी आएगी। अब आते हैं हम लोग WPT शिफ्ट 1 में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन 2023 का देखते हैं, और ये खुद एक गलत क्वेश्चन है, इसको चैलेंज किया गया है। सोफी और सोफिया इज ए कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक? इसमें से किसी बुक का सोफी या सोफिया कैरेक्टर है नहीं। वो जिस बुक का है मैंने पढ़ा था, मैं उसको लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन चलिए आप नेट पे खोज सकते हैं कि सोफिया किसका कैरेक्टर है। इसमें से तो कोई नहीं है। अब इसमें देखिए, इन्होंने जो सही आंसर दिया अपने अनुसार से वो है विंडिकेशन और राइट ऑफ वुमेन। इसमें कोई ऐसा कोई कैरेक्टर इस टाइप का नहीं है। ये बेसिकली रिफ्यूटेशन था एडमंड बुर्ग के जो था रिफ्लेक्शन ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उस पर जो एक कंजर्वेटिव अकाउंट था, उसमें वुमेन को लेके जितनी, सॉरी ये मैं गलत बोल रहा हूँ। विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन जो है रूसो का जो इमिली था, उन्होंने एक बुक लिखा था, इमाइल कह सकते हैं, इमिली कह सकते हैं, जो एजुकेशन पे था औरत और मर्द के, उस पर उन्होंने रिफ्यूटेशन में ये लिखा था विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन। उसमें जो लेडी थी वो इमली मेल था और लेडी शायद सोफिया थी, लेकिन इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है। इनफैक्ट उसमें भी मेन कैरेक्टर सोफिया नहीं है, इसलिए इसको चैलेंज किया गया है। फॉर हुम अमंग द फॉलोइंग एमबी फॉस्टर, एमबी फॉस्टर को भूल जाइए, आगे क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। हैज स्टेटेड दैट हिज पॉलिटिकल थॉट रिप्रेजेंट्स मोर ऑफ ए पैगान रिवाइवल देन ए प्रोटेस्टेंट रिलीजन। पैगान वर्ड देखते ही कि पैगान रिलीजन को किसने सपोर्ट किया, आपने यदि मैकियावेली थोड़ा भी ठीक से पढ़ा है उसके रिलीजियस आइडिया को, तो आपको पता है कि पैगान रिलीजन क्या था। जब क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी तो रोमन जो रूल जहां पे लोग करते थे, रोम में जो शासन था क्रिश्चियन वर्ल्ड में, अभी जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, वहां पे पैगान रिलीजन था। पैगानिज्म जो एक तरह का ट्राइबल रिलीजन था। ट्राइबल रिलीजन जब कोई ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं आता तो उसमें वो ज्यादा बल पाते थे। मैकियावेली कहना था कि वो ज्यादा मैचो था और उसमें ज़्यादा जो है वो एनर्जी थी, एजेंसी थी, और प्रोटेस्टेंट ने उसको थोड़ा दब्बू बना दिया है क्रिश्चियन जो रिलीजन है, इस तरह का उनका कहना था। तो मैकियावेली, तो ये आसान होता है। एमबी फॉस्टर ने कहा, किसने कहा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये। Our souls have been corrupted in proportion to the advancement of science and our arts towards perfection. अभी आपने देखा कि इस तरह का उन्होंने जो डिस्कोर्स ऑन आर्ट एंड साइंस में जो यही बात उन्होंने कही थी कि बेसिकली रूसो जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न आर्ट, साइंस, फिलोसफी, रीजन, इन सब के क्रिटिक थे। वो जो जो पुराने जो एंशियंट एरा का जो ट्रैंक्विलिटी था, आदमी अपने में जीता था, वो नोबल सैवेज जैसा, उसके वो प्रशंसक थे। उनका कहना था कि हम लोग डिबेस्ड हो गए, हमारा भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन को वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के एलिमेंट से जोड़ते थे। सब कुछ बुरा इसलिए हुआ कि कुछ लोगों ने संपत्ति अपने घर में छिपा लिया, वो अपने को अमीर करने लगे, बाकी लोग गरीब। वही अमीर लोग रूसो के अनुसार वो कानून बनाते हैं, वही राज करते हैं, वही पुलिस रखते हैं, वही आर्मी पुलिस कानून सब उनकी रक्षा के लिए होता है जो प्रॉपर्टी होते हैं, और समाज जो है एक तरह से डिबेस्ड हो जाता है। तो ये उन्होंने डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स में रूसो ने कहा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके, मेंशन्ड इन रूसो के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरिस्टोटल वर्क? ये भी लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। आपको पता है कि पॉलिटिक्स, निकोमैकियन, एथिक्स एंड ये सब उन्होंने, अपोलॉजी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये प्लेटो का है, तो ये तो बहुत आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट, इटर्नल एंड फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू प्लेटो? ये हम लोग सब जानते हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म में, फॉर्म या आइडिया, इसेंस किसी चीज के होने का, फूल होने का जो आइडिया है वो इटर्नल है। फूल जो है वो मुरझा जाएगा, लेकिन फूल होने का आइडिया जो है कभी नहीं मुरझाएगा। तो ये जो है आइडिया, आसान।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ मैकियावेलीज प्रिंस। अगेन फिर मैकियावेली पूछा जा रहा है, देखिए मैकियावेली पे कितना जोर है। अब यहां पे देखिए तो दो ही स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब दो गलत होगा। अब यहां पे देखिए, द बुक इज फेमस फॉर एंटी सेकुलर अप्रोच। हम लोग सब जानते हैं कि ये सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है, नेशन और नेशन स्टेट की बात करता है, ये पहली बार इसमें हुई थी। तो सी गलत होगा, तो सी सी सी, और इसका मतलब एक ही सही है, बी और डी। डुअल मोरालिटी एंड सिटीजन आर्मी की भी वो बात करते हैं, डेमोक्रेसी से कोई नाता नहीं। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन फिर इनका रॉन्ग था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट इन रिगार्ड टू जॉन लॉक। इसमें उन्होंने गलती क्या किया था, बहुत अच्छी अच्छी बात उन्होंने कहा था कि वो इंपेरिसिज्म को प्रमोट सब्सक्राइब करते हैं, बिल्कुल सही। इंपेरिसिज्म मतलब कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो हमारा है वो केवल सेंस एक्सपीरियंस है, कोई हम ले करके भगवान के घर से नहीं आते हैं, कोई ट्रांसडेंटल सोर्स नहीं है, ये इंपेरिसिज्म है। इसका उल्टा रैशनलिज्म है, जैसे प्लेटो और अदर कहते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हम कहते हैं कि अभिमन्यु माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह को भेदने की कला सीख के आया था, वो रैशनलिज्म है, इंपेरिसिज्म का जस्ट उल्टा। ही हैज रिटन, ये सही है। एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग उन्होंने लिखा था, ही बिलीव्स इन लिमिटेड स्टेट, ये भी सही है। लेकिन ही इज प्रोपाउंडर ऑफ द पॉपुलर सॉवरेंटी, ये भी सही है। पॉपुलर सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट पहला लॉक ने दिया, तब उन्होंने रूसो ने दिया था। और इसका मतलब ए बी सी डी होगा, यहाँ ए बी सी डी कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया, इनवैलिड हो गया। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन यदि आपने मेरा गाइड पढ़ा हो, मैंने इस बुक को हाईलाइट किया था कि वीको एंड हार्डर जो है इसे आप बर्डलिन लिखा है, यदि आपको ये पता है तो बी का 1 है और फिर जो है ये क्रैक हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली इतना आसान नहीं कि गाइड में हर कुछ दिया है उसको आप पढ़ ले। तो बाकी आप मैच कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे बुक इसमें दी गए हैं, तो डेफिनेटली उसको मैच कर लीजिएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत आसान है। वर्चू इज नॉलेज, ये सब बहुत आसान है। आपको पता है कि वर्चू इज नॉलेज जो है प्लेटो कहेंगे, सक्सेस इज वर्चू, वेचू कह लीजिए, ये मैकियावेली कहेंगे, नॉलेज इज पावर फूको कहेंगे, और पावर इज प्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट इफेक्टिव। तो सब मैंने मैच कर दिया आप जिस, लेकिन ये बहुत आसान है। जैसे आप देखें कि नॉलेज इज पावर फूको, तो ये सी का 3 और सी का 3 से भी आप 50-50 खेल सकते हैं, तो इजी है, आप मैच कर लीजिएगा। तो चलिए हम कर ही देते हैं, ये हो गए। और वर्चू इज नॉलेज ए का 2, तो ए का 2 यहाँ पे ये क्रैक हो जाता है। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर पब्लिकेशन ईयर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये सब बहुत डिफिकल्ट है। इसमें मैंने बस टिक मार देता हूँ, मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये है, और लेकिन यहाँ पे दे भी दिया है कि आप देखिए हाँ ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इन सब क्वेश्चन को आपको ये नहीं करना है कि रटना नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर देखते हुए चले जाना है कि सब कब लिखी गई, तो थोड़ा बहुत दिमाग में बिठा लेना है। और ये भी किसने लिखा था, आना आर्डेंट ने जो ह्यूमन कंडीशन लिखा 1915 में, वेरी फेमस बुक। माइकल फूको ने जो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज लिखा 1969, आप पढ़ सकते हैं। मैकलेंटायर ने आफ्टर वर्चू, और माइकल वॉल्जर ने स्फीयर ऑफ जस्टिस, इस तरह से क्रम में अरेंज है। ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर पढ़ लीजिए। अब हम लोग फाइनली आते हैं दिसंबर 22 साइकिल शिफ्ट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज रिटन द प्रीफेस टू द रेचेड ऑफ द अर्थ। मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये शिफ्ट 2 का। ये इटसेल्फ थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें आप थोड़ा गेस तो कर सकते हैं यदि आपने फ्रेंच फैनन को पढ़ा है, आपको आपके सिलेबस में है, और ये बुक तो बहुत फेमस है उनकी। लेकिन उतना ही उनके बारे में नोन होना चाहिए कि उनके पूरे थॉट पे जीन पॉल सार्ट्रे का बहुत असर था, जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म के एक तरह से फादर माने जाते हैं। और ये फ्रेंच फैनन ने एग्जिस्टेंशियलिज्म अपने थॉट में सार्ट्रे से ही लिया था। तो आप इसे गेस कर सकते हैं कि उन्होंने ये जो है बुक का प्रीफेस लिखा हुआ। प्रीफेस मतलब जो एक फॉरवर्डिंग जो शुरू में होती है। हु सेड जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। अभी आपने देखा कि जॉन रॉल ने ये कहा था कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ये पहले ही आपको हम लोगों ने डिस्कस किया है, और ये बहुत ही फेमस उनका एक थॉट है, और बहुत ही इजी है ये। पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लड सेड एंड वॉर इज पॉलिटिक्स विथ ब्लड सेड। ये बहुत ही फेमस कोट है माओ से तुंग या माओ जेदान का। तो ये सब इजी क्वेश्चन है। हु सेड दैट इंग्लैंड इज डेमोक्रेटिक ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शन। ये रूसो ने कहा था। रूसो के यदि आप पढ़ेंगे तो ये बहुत फेमस उनका एक कोट है, और ये इसलिए उन्होंने कहा था कि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के समर्थक थे। उनका कहना था कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो इंग्लैंड अपनाती है, वो तो एक तरह का झूठा डेमोक्रेसी है, क्योंकि केवल इलेक्शन वोटिंग के दिन ही जनता जो है वो एक तरह से डेमोक्रेटिक होती है, और फिर तो 5 साल के लिए तो जनता को कौन पूछता है। तो रूसो। हु इज द ऑथर ऑफ
ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी। ये डिफिकल्ट है क्योंकि ये इसमें से जानना मुश्किल है किसने लिखा है। स्नेडर और इनको तो आप जानते भी शायद, इनके बारे में नहीं ज़्यादा जानते होंगे। हयाक ने लिखा है या नहीं, शायद नहीं लिखेंगे। हाना आर्डेंट लिख सकती हैं क्योंकि इन्होंने टोटलिटेरियनिज्म और ऑथोरिटेरिज्म पर लिखा है। एक्चुअली इसको थियोडोर ऑडोर्नो ने लिखा है, जो कि एक लीडिंग मेंबर थे फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी के। तो इनके बारे में मैंने यहाँ कुछ लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिए। और फ्रैंकफर्ट स्कूल के और कौन कौन मेंबर है वो मैंने लिखा है, उसको भी पढ़ लीजिए। Who opine that an ideal constitution keeps the political elite in good moral shape and provides lasting political excellence। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइन है, लेकिन इसके अनुसार से एरिस्टोटल ने कहा है, हो सकता है ये सही हो, मान लीजिए, लेकिन इसको एक थोड़ा और ठीक से समझ लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल ने जो है वो आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, जो 6 प्योर टाइप। उन्होंने ये कहा था कि जो बेस्ट प्रैक्टिकेबल कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है या गवर्नमेंट हो सकती है, वो मिक्सचर ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, जिसका नाम उन्होंने फर्दर कंफ्यूजिंग वे में पॉलिटी रख दिया था। लेकिन ये कि द आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन कीप्स द पॉलिटिकल इलीट इन गुड मोरल शेप एंड प्रोवाइड्स लास्टिंग पॉलिटिकल एक्सेलेंस, ठीक है, मान लीजिए कि एरिस्टोटल ने कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हॉब्स के पॉलिटिकल थॉट पे, और आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू हॉब्स फिलॉसफी। फर्स्ट है, ह्यूमन विल डिड नॉट इम्प्लाई एनीथिंग स्पिरिचुअल और ट्रांसडेंटल। आप यदि हॉब्स के ह्यूमन नेचर के बारे में आपने थोड़ा भी पढ़ा हो तो आपको पता है कि सभी कुछ उनका कहना है कि एक जो हमारे बॉडी में जो फिजिकल मोशन होती है, उसी से इमोशंस, डिजायर एंड सभी पैदा होते हैं। उसमें कुछ भी स्पिरिचुअल या ट्रांसडेंटल मतलब परे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये बिल्कुल ए जो है वो सही है। परपेचुअल ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, ये तो उसका उल्टा है। ह्यूमन माइंड ऑलवेज जो है एजिटेटेड होता है, क्योंकि हमारे अंदर में जो मोशंस चलते हैं, वाइटल मोशन एंड वॉलंटरी मोशन, वो उसके डिस्टर्ब होने से, वाइटल मोशन डिस्टर्ब होने से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसके सूद होने से हमें एपेटाइट पैदा होती है। तो कुछ भी ट्रैंक्विल तो माइंड है ही नहीं, ईगो से भरा हुआ है, पावर से भरा हुआ है, बेचैनी से भरा हुआ है। तो बी जो है इनकरेक्ट होगा। अब देखिए, दो ही से क्या हम कर सकते हैं, ए जरूर होना चाहिए ऑप्शन में यदि करेक्ट है तो, ए और बी नहीं होना चाहिए। तो बी खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, और ए केवल दो ही में है, सी और डी है। तो केवल सी और डी में से एक को केवल चुन लेना है। लाइफ इटसेल्फ इज ए मोशन, मे बी यस। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटेस्ट गुड। आपको पता है कि इन दोनों में कोई भी हॉब्स का जो है इसको चुनेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट गुड की क्या बात करेंगे, बिकॉज वो तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म की। वो इंडिविजुअलिज्म के इतने बड़े प्रणेता थे कि सीधा इंडिविजुअल जो है वो सॉवरेन से उसका नाता होता है, बीच में कोई कम्युनिटी और सोसाइटी इसकी ज्यादा वो बात करते हैं नहीं। इसलिए इन दोनों में चुनना हो तो सी को चुनेंगे, और इसलिए ए और सी सही हो जाएगी। तो ये एक तरह से मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हैज नॉट बीन यूज बाय सीबी मैकफर्सन। अब यहां पे इनसे एक गलती हो गई है, जो मुझसे भी होती है कई बार जब मैं क्वेश्चन सेट करता हूं, कि ये यहां पे होना चाहिए था हैज बीन यूज्ड बाय सीबी मैकफर्सन। ये नॉट गलती से रह गया है, और ये नॉट के चक्कर में ये क्वेश्चन इनवैलिड हो गया है। समझ लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं इनवैलिड। लेकिन फिर भी ये यदि नॉट को हटा दीजिए तो क्वेश्चन सही हो जाता है। इसमें से कौन कौन सा इन्होंने यूज किया है, तो सीबी मैकफर्सन ने डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की बात की है, एसोसिएशनल कैपेसिटी की बात की है, और एक्सट्रैक्टिव कैपेसिटी की बात की है। बेसिकली सीबी मैकफर्सन, आपको पता है कि वो ही इज नोन फॉर हिज बुक, ये बुक के लिए जाने जाते हैं, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक। बेसिकली इनका जो थॉट है थोड़ा वो मार्क्सिस्ट जैसा है। उसमें वो ये कहते हैं कि एक जो हमारी पावर को भी दो टाइप से देखते हैं, डेवलपमेंटल पावर एंड एक्सट्रैक्टिव पावर। एक पावर जो कि मिल करके कुछ क्रिएट करता है, विकास, डेवलपमेंट होती है, और एक दूसरा जो एक दूसरे के ऊपर दबाने के लिए काम आता है। तो एक्सट्रैक्टिव कैपेसिटी ह्यूमन का तब वो नजर आता है जब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बटोर ले, खुद उसके ऊपर बैठ जाए, और दूसरे को जो है उसको एंजॉय ना करने दे, और उसके बाद जो है वो कहे कि भाई हमको निगेटिव टाइप ऑफ लिबर्टी चाहिए, हमें और दुनिया से कोई मतलब नहीं, जो करना चाहते हैं करने दो, इस तरह की कैपेसिटी की बात। और डेवलपमेंटल एसोसिएशनल कैपेसिटी जस्ट इसका उल्टा होता है, जहां इंडिविजुअल जो है पार्टिसिपेट करते हैं फुल्ली इन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ टू देयर सोसाइटी, जहां पे एक तरह का पार्टिसिपेटिव
काइंड ऑफ इंडेवर होता है, मिल करके वो कुछ क्रिएट करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने जो है अपनी बुक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी नाम के बुक में कही थी। ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी जो इनका सीवी मैकफर्सन का कॉन्सेप्ट है, उसमें वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पे कि आप सोशल जस्टिस लाते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस लाते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, लोगों को लाइवलीहुड का अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप मतलब एक तरह का पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, जिसको कि आप गुड गवर्नेंस कहते हैं, वो करते हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। इस टाइप की डेमोक्रेसी को वो डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होता है, यदि ये नॉट नहीं होता तो ABC। और ये कल्चरल डेमोक्रेसी की बात उन्होंने नहीं की है, तो इसलिए ये आंसर सही हो जाता, लेकिन नॉट लगा के इन्होंने इसको इनवैलिड कर दिया है। स्टेटमेंट देखिए, कार्ल मार्क्स रोट हिज मास्टर्स डिसर्टेशन ऑन हेगल। ऐसा नहीं था। तो ये जानना कि इन्होंने हेगल पे नहीं डिसर्टेशन किया बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हेगल को बहुत प्रशंसा करते हैं, हेगल से बहुत प्रभावित थे। इनका जो डायलेक्टिलिज्म जो इन्होंने लिया था वो इन्होंने हेगल से ही लिया था। हेगल की फिलॉसफी का इन पर बहुत जबरदस्त प्रभाव था। तो ये फॉल्स हो गया। In a communist society, nobody has one exclusive sphere of activity. ये ट्रू है, लेकिन इसका मायने क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने अनुसार से लाइफ चॉइसेस नहीं डिसाइड कर सकता है। क्या सही है क्या गलत है डिसाइड नहीं कर सकता है। एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ एक्टिविटी उसकी नहीं हो सकती। जो उसको करना हो, जो J.S. मिल कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, या जो जॉन रॉल बोलते हैं कि हर व्यक्ति को अपना लाइफ चॉइसेस चुनने का, अपना गुड क्या है, मतलब गुड लाइफ क्या है, उसको चुनने का अधिकार है। ये सब कम्युनिस्ट सोसाइटी में नहीं हो सकता है। एक ओवर आर्किंग आइडियोलॉजी पे सबको चलना होता है। इसलिए ये जो है ट्रू है, ये फॉल्स है। तो कौन सा होगा? 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। अब ये बहुत आसान है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट थिंकर बहुत ही आसान है एज यूजुअल। जैसे स्टेट इथिकल लाइफ जो है, ये मतलब स्टेट को एक इथिकल इंस्टीट्यूशन मानना, रूसो, हेगल, ग्रीन सब मानते हैं। स्टेट को पावर के रूप में जो है मैकियावेली, हॉब्स देखते हैं। मिनिमलिस्ट स्टेट जो है वो लिबर्टेरियन जो है आके लॉजिक देखेंगे, और स्टेट को एज ए क्लास को प्रमोट करते हुए जो है क्लास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट, ये मार्क्स एंड लिन मानते हैं। तो मैंने तो मिला ही दिया। अब इसको देखिए, A का 3 तो A का 3, इससे तो डबल होता है। चलिए यहाँ देखते हैं, स्टेट एज पावर, तो C का 2 तो C के 2। सब में मतलब 50-50 गेम आप खेल सकते हैं। आप मैच कर लीजिएगा, मैंने यहाँ मैच कर दिया। अरेंज क्रोनोलॉजिकली इन अकॉर्डेंस विद द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये डिफिकल्ट है, क्योंकि अब इसमें कब कौन लिखा गया है, सभी मार्क्स के हैं, एंगल एंड मार्क्स का। तो यहाँ मैंने दे दिया है होली फैमिली 1845, बस पढ़ लीजिए। अब इसको मैच कर लीजिएगा, इसका सही ये है। और ये सब लेकिन बुक को जरूर जानिए, इसके बारे में भी जानिए, और कब पब्लिश हुई है तो डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे है तो एक बार देख लीजिए, कहीं काम आ जाए तो। इन विच order, according to Hegel, the absolute consciousness God reveals itself। जो प्रोग्रेशन होती है, तो ये आप गेस भी कर सकते हैं, ये कॉमन सेंस है कि पहले सिंपल कॉन्शियसनेस होगी, फिर उसके बाद सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी, फिर रीजन आएगा, और फिर स्पिरिट आएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको मैच कर सकते हैं। तो D से आप शुरू होगा, D के बाद जो है वो B होगा, तो D के बाद B केवल एक ही में है, फिर A होगा, और फिर C होगा। स्पिरिट जो है हाईएस्ट आइडिया का प्रोग्रेशन है डायलेक्टिकल मेथड से। क्रोनोलॉजिकल अरेंज बुक्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, तो यहां पे आप एक टिप्स देख सकते हैं। कैसे? देखिए, आप यहां देखिए, जर्मन आइडियोलॉजी आपको पता है कि मार्क्स ने लिखा है, और स्टेट एंड रिवॉल्यूशन लेनिन ने। तो डेफिनेटली पहले C आएगा, फिर A आएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि AC हो। तो यदि AC किसी में भी है तो उसको आप काट दीजिए। अब यहाँ देखिए AC है, तो इसको कट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे CA है तो सही है, यहाँ पे AC है, इसको भी कट कर दीजिए। तो 2 आपने ऐसे ही कट कर दिया। अब यहाँ पे CA, अब ये दोनों सही है। अब आगे देखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये डेविड ईस्टन ने लिखा है। आपको पता है वो पॉलिटिकल सिस्टम के पिता हैं। तो B और डेविड ईस्टन बहुत बाद में आएंगे, इवन लेनिन से भी। तो ये ऐसा होगा, AB होगा, BA तो कभी हो नहीं सकता है, ये कट हो जाएगा। तो ये 2 जो बचे हैं उसमें देखिए, क्या कहीं कोई BA मिलता है हमें तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए यहाँ पे BA है, इसका मतलब कि ये नहीं होगा, इसका मतलब केवल एक ही बचा। इस तरीके से भी आप जो है इन सब क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, बिना पूरा जाने हुए कि कब
मतलब मैं इसी को बोलता हूं ऑलवेज कि ब्रूट नॉलेज से आप यूजीसी नेट जैसे एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, आप इस तरह के ट्रिक टिप से ही क्रैक कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब चलते हैं हम लोग जून साइकिल, जिसने कि बहुत परेशान किया स्टूडेंट को, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े ऑर्बिट लेवल के ज्यादा थे, उससे डब्ल्यूपीटी में नहीं। और लेकिन फिर भी यहाँ भी वो थोड़ी जो कठिनाई हुई होगी स्टूडेंट को, इसलिए इसका कट ऑफ भी लो गया था। इसके 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिसमिस द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट एज रेटोरिकल नॉनसेंस। रेटोरिक जानते हैं क्या होती है, जिसको आप जुमला कह सकते हैं, रेटोरिक। तो रेटोरिकल नॉनसेंस है। तो रेटोरिकल नॉनसेंस का वर्ड सुनते ही या नॉनसेंस बिल्ट ऑन स्टिल्ट, ये आपको जेरेमी बेंथम का ध्यान आना चाहिए, जिन्होंने नेचुरल राइट को इस तरीके से डिराइड किया था या रिडिकुल किया था। उनके लिए राइट्स जो है वो लॉ पे आधारित होती है, लीगल थ्योरी ऑफ राइट के वो समर्थक हैं। इजी क्वेश्चन, हु सेड दैट इट इज बेटर टू सफर रॉन्ग देन डू रॉन्ग। ये आना आरेंट का कथन है। ये बहुत ही डीप फिलॉसफी है, बहुत कॉमन सेंसिकल है, लेकिन सोचने की बात है। ये कहती हैं कि देखो, यदि आपके पास 2 ऑप्शन हो कि आप जो है जुल्म सहो या जुल्म करो, तो बेटर है जुल्म सहना। अब ये कहती हैं क्यों, कई बार आपको लगेगा कि क्यों जुल्म सहे। तो इनका कहना है कि जो जुल्म सहते हैं उनके साथ तो वो भी रहने के लिए तैयार हो जाता है जो जुल्मी है, जो उसने जुल्म किया है। मान लो एक पति एक पत्नी पे जुल्म कर रहा है, यदि पत्नी उसको सहते रहे तो हस्बैंड उसके साथ हमेशा बना रहेगा, भले ही उसको मजा आएगा कि मैं जुल्म कर रहा हूं। लेकिन ये कहती हैं तो एटलीस्ट आपके साथ सभी रहेंगे, वो भी आदमी रहेगा जो आप पे जुल्म कर रहा है, और आपके जो साथी हैं, जो आपके नियर डियर हैं, वो सब भी आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन जो आदमी खुद जुल्म करता है उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता, जुल्मी के साथ कोई रहना नहीं चाहता। ये कहती हैं कि यदि कोई मर्डरर है ना, किसी ने मर्डर किया, वो भी किसी दूसरे मर्डरर के साथ नहीं रहना चाहेगा। इसका मतलब कि यदि आप जुल्म करोगे तो आप अकेले रह जाओगे, इनका कहने का। इसलिए बेटर टू सफर देन टू डू रॉन्ग। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे एक सिंपल ट्रिक जो है यूज होता है, जो मैं क्रोनोलॉजी में हमेशा आपको कहता हूं कि आपको पूरा क्रोनोलॉजी नहीं जानना है, केवल 2 बुक का भी सीक्वेंस कई बार आप जानते हैं क्रोनोलॉजिकली, तो आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। कैसे? अरेंज द फॉलोइंग बुक इन सीक्वेंस, मतलब क्रोनोलॉजिकली। अब ये देखिए, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन, ये तो खैर जॉन ऑस्टिन ने लिखा है, बहुत फेमस बुक है, जो कि लीगल पॉजिटिविज्म के एक बहुत बड़े प्रणेता थे। उन्होंने मोनिस्ट एंड एक तरह का लीगल थ्योरी ऑफ जो है सॉवरेंटी दिया है, ये भी हम लोग जानते हैं। एंड जॉन ऑस्टिन, ज्यूरिस्ट ऑफ इंग्लैंड, जिन्होंने कहा था कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शन, वेरी फेमस कथन उनका है। तो उनकी बुक है, और ये 1832 में लिखी गई। इसे आपको जानने की भी जरूरत नहीं कि कब लिखी गई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है कि, मुझे तो इसका डेट याद रहता है 1762, मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ। एनीवे, ये सब भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। केवल ये आप देखिए कि 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, और लेवाइथन, ये लेवाइथन हॉब्स लिखते हैं, ये लॉक लिखते हैं। तो डेफिनेटली पहले डी आई होगी, फिर सी। इसका मतलब डी सी जिसमें है वही सही होगा, सी डी है गलत है, सी डी गलत, सी डी गलत, सी डी गलत, केवल एक ही बचता है, डी सी आपको जानना ही नहीं है। तो ये इस तरह के ट्रिक को जब तक आप नहीं लर्न करोगे, तो आप यूजीसी नेट जैसे या कठिन इवन सिविल सर्विसेज एग्जाम को कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। ब्रूट नॉलेज पे कभी क्रैक नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, ट्रीटीज ऑफ लॉक इज ए गन विथ 2 बैरल, मतलब एक गन है जिसके कि 2 दुनाली है। सॉरी, मेरी ड्राइंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, दुनाली है। तो उस दुनाली से वन ऑफ विच इज डायरेक्टेड अगेंस्ट फिल्मर, एक जो है फिल्मर को गोली मारता है और दूसरा हॉब्स को। तो ये बड़ा मजेदार स्टेटमेंट है। बेसिकली जो उनकी जो 2 ट्रीटीज है, जो बुक है 2 ट्रीटीज, उसमें उन्होंने दोनों फिल्मर के डिवाइन राइट थ्योरी को काटा है, और थॉमस हॉब्स का जो निगेटिव नेचर ऑफ ह्यूमन नेचर की जो निगेटिविटी है, जिसको कि वो उभारते हैं कि ईगोइस्ट होते हैं, पावर के पीछे भागते हैं, और उसके चलते जो है वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल होता है। मतलब ह्यूमन बाय नेचर जो है वो इविल है, विकेड है, इगोइस्ट है, बुली करना चाहता है, उसको वो काटते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, इट इज ट्रू दैट लॉक फुल्ली रियलाइज दैट फॉर द फुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिज न्यू थ्योरी ऑफ स्टेट एंड ऑब्लिगेशन ही मस्ट रिफ्यूट बोथ फिल्मर एंड हॉब्स। ठीक है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये आसान है, मतलब कि आप इसको
लेकिन ये जो फर्स्ट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद कर लेना चाहिए कि ये दोनों को ही जो है उन्होंने अपने सेकेंड ट्रीटीज या 2 ट्रीटीज में उन्होंने काटा है। ये यहाँ पे देखिए, इसको मैच करनी है कॉन्सेप्ट एंड थिंकर से। इसमें यदि आपको पता है कि ये कोई भूल नहीं सकता कि रैशनल इज रियल एंड रियल इज रैशनल जो है हेगेल का है। यदि बी को 2 से हम मैच करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका सीधा मैच हो जाता है। इससे आसान क्या हो सकता है? अब आप देखिए कि सीधा मैच है, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा मैच है। अब आप इसको पढ़े बिना आगे मत बढ़िएगा, लेकिन मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं कि कई बार केवल एक कॉन्सेप्ट जानने से आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। 53 देखिए, रूसो in his book Discourse on Origin of Inequality drew distinction between 2 type of inequality। ये एकदम लड्डू क्वेश्चन है जो मेरे सभी स्टूडेंट जानते हैं कि कन्वेंशनल नेचुरल इनइक्वलिटी, 2 टाइप की इनइक्वलिटी। एक इनइक्वलिटी जो नेचर में है, जो कि बैलेंस आउट हो जाती है, और दूसरा जो हमने क्रिएट किया है सोशल स्ट्रक्चर से, प्राइवेट प्रॉपर्टी से, जो स्ट्रक्चरल जो पावर होते हैं, कौन ऊंचे हैं कौन नीचे हैं, खास करके प्रॉपर्टी एंड नॉन प्रॉपर्टी, वो कन्वेंशनल इनइक्वलिटी है। सो इट इज नेचुरल एंड कन्वेंशनल। तो बी एंड डी, ये चूंकि 2 यहाँ पे है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है। Who among the following said political equality therefore is never real unless it is accompanied by virtual economic equality, political power? I don't know ये कैसे पूछ उन्होंने जोड़ दिया है, और ये कैसे सेंटेंस, ऐसे कई इसमें यूजीसी नेट में इंग्लिश में ऐसे हैं जो कि मीनिंग थोड़े वेग हैं, गलत है, स्पेलिंग भी गलत है, उससे अर्थ का अनर्थ भी हुआ है। सिर्फ 2 में मैंने 1-2 क्वेश्चन देखा है जहाँ हिंदी में ठीक है, इंग्लिश में गलत है। यहाँ पे ये आई डोंट नो अचानक पॉलिटिकल पावर कैसे आ जाता है, लेकिन ये कहने वाले जो हैं लास्की हैं, और डिफिकल्ट है ये सब गेस करना किसने कहा है, ऑलवेज डिफिकल्ट होता है। आप बहुत इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं, कॉट्स्की ने कहा है या लास्की ने कहा है। मिल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन चूंकि ये भी मार्क्सिस्ट थे, ये भी एक तरह से लेफ्टिस्ट थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। with which book is the following statement related? Law is the command of that person whose percept contains in the reason of obedience। इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये लॉ इज द कमांड ऑफ दैट पर्सन, तो बहुत सिंपल है। ये कहता है कि लॉ किसका कमांड है? एक ऐसे पर्सन का जो कि ऑफकोर्स सॉवरेन है, और ये जो है हॉब्स कहते हैं लेवाइथन में, ऐसे पर्सन का कमांड है सॉवरेन, जिसके की ऑर्डर को मानना जो है वो आपके लिए बहुत रीजनेबल है, या तार्किक है, या रैशनल है, आपको मानना ही चाहिए। उसका कारण क्या है कि यदि आप उसको नहीं मानते हैं तो फिर आप एनार्की में चले जाएंगे, और लाइफ वुड बी इवन वर्स देन कि यदि आप कोई अनकंफर्टेबल लॉ को माने। इसलिए नहीं कि आप केवल डर करके मानते हैं उस व्यक्ति को सॉवरेन का, लेकिन चूंकि उसके कमांड को मानने से समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी और आप अपना जीवन जी पाएंगे, इसलिए उसको हमें मानना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है। यही बात इसमें कहना चाहते हैं। ऑफकोर्स ये थोड़ी सी हॉब्स की जो इंग्लिश है बहुत ही आर्किक है, और उससे काफी सारा जो है क्वेश्चन सेटर जो है पूछ के आपको परेशान करते हैं, लेकिन ठीक है, एक बार देख लीजिए। द टर्म वॉर ऑफ मैन्यूवर एंड वॉर ऑफ पोजीशन एसोसिएटेड। अब ये क्वेश्चन बहुत रन ऑफ द मिल इसलिए हो गया है कि ये कई एग्जाम में पूछा गया है। ये ग्रामस्ची जो है वो 2 टाइप की जो है वो आइडियोलॉजिकल वॉर की बात करते हैं। ये कोई ताले भाले तलवार की जो है वॉर नहीं है। ये वॉर है एक जो एक डोमिनेंट क्लास है और एक काउंटर हेगोमेनिक क्लास है जो कि दबा कुचला है, सब अल्टर्न है, वो उसको पलटने की कोशिश कर रहा है। तो किसका डोमिनेंस होता है? तो वॉर ऑफ मैन्यूवर जो है वो रैपिड एंड विजिबल काइंड ऑफ चेंज है, जिसके थ्रू जो है सीधा कन्फ्रंटेशन, इसमें थोड़ी बहुत जो है फोर्स का भी यूज किया जा सकता है। लेकिन वॉर ऑफ पोजीशन वो है जो कि वॉर ऑफ एट्रिशन है, वो दसियों साल चलता है, जिसमें कि आप एक आइडियोलॉजी को काटते हैं अपने काउंटर आइडियोलॉजी से, और बहुत टाइम लगता है आपको उस हेजमनी को तोड़ने में। वो वॉर ऑफ मैन्यूवर है जो आप करते हैं अपने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के साथ में। तो जो फोर्स है इस लड़ाई के, वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है। ध्यान दीजिए कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल और ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल में ग्रामस्ची अलग फर्क करते हैं। उनके लिए ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वो हैं जो क्लास से पैदा होते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास के इंटरेस्ट को बिलोंग करते हैं और अपने पर्टिकुलर क्लास के आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ट्रेडिशनल जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो क्लास से परे होते हैं, ट्रांसडेंड करते हैं। सो ग्रामस्ची।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर एसोसिएटेड विद जॉन रॉल? तो ये तो आसान है क्योंकि वेल ऑफ इग्नोरेंस है, प्राइमरी सोशल गुड है। प्राइमरी सोशल गुड क्या है जो हमारे जीने के लिए इंपॉर्टेंट है? इनकम, वेल्थ, रिवार्ड, ऑनर, पॉलिटिकल ऑफिसेज, लिबर्टी, लाइक दैट, इक्वालिटी, प्राइमरी सोशल गुड्स। यहां पे आके आप कंफ्यूज कर सकते हैं। प्योर प्रोसीजरल जस्टिस, ये दो ए बी तो होगा ही, तो ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, तो आप ना 50-50 गेम तो ऐसे ही खेलिए कल दो को जान करके, वेल ऑफ इग्नोरेंस, प्राइमरी सोशल गुड। अब आपको इन दोनों में आप देखिएगा तो ए बी कॉमन है, सी डी। अब सी डी में आपको एक ही चुनना है। अब प्योर प्रोसीजरल जस्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां आप कंफ्यूज कर सकते हैं, और इसमें मैंने भी शुरू में मैं भी कंफ्यूज किया हूं, लेकिन रॉल ने अपनी खुद के अपने प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को प्योर प्रोसीजरल जस्टिस जो है करार दिया था। मतलब उनका कहना यह था कि प्योर प्रोसीजरल जस्टिस वो इस मायने में बोलते हैं कि मैं आपको एक अरेंजमेंट बताता हूं, एक प्रोसेस बताता हूं, जो कि रॉल्सियन इंडिविजुअल टेबल के क्रॉस बैठ करके वेल ऑफ इग्नोरेंस होने के चलते वो एक रूल बनाते हैं, एक प्रोसीजर बनाते हैं जिसमें जस्टिस एज फेयरनेस जो है वो इंश्योर होती है। लेकिन उसका क्या आउटकम होगा वो इंडिटरमिनेट है, हम नहीं जानते कि अच्छा होना चाहिए लेकिन नहीं भी हो सकता है, मतलब उस आउटकम पे वो बात नहीं करते, इसलिए वो प्योर प्रोसीजरल जस्टिस कहते हैं। लेकिन उनके थिंकर्स जो जो उन पे विचार करते हैं, विवेचना करते हैं, उनका कहना है कि उसमें जो आइडिया है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का या डिफरेंस प्रिंसिपल का, वो सब्सटैंटिव जस्टिस का पार्ट है। इसीलिए प्योर प्रोसीजरल जस्टिस भले ही वो क्लेम करे, लेकिन रॉल का थ्योरी प्योर प्रोसीजरल जस्टिस के कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन चूंकि यहां प्योर प्रोसीजरल जस्टिस लिखा है तो ये उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए ए बी सी इसका सही होगा। अब यहां पे मैंने प्योर प्रोसीजरल जस्टिस क्या होती है इसको भी आपके लिखा है कि इट फोकसेस मोर ऑन द फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस, नॉट ऑन द आउटकम। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, नॉट आउटकम। नो प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया फॉर ए जस्ट आउटकम, मतलब अगेन आउटकम के बारे में कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया सकती है। जस्टिस अचीव थ्रू फॉलोइंग ए फेयर प्रोसीजर, that is equal participation, transparency, unbiased application of rules, regulations, just institutions, institutional propriety and all. अब आइए जून 2023 साइकिल के सिर्फ 2 को देखते हैं। आपको मैंने पहले भी कहा है कि जून साइकिल थोड़ा अर्बिट क्वेश्चन वाला था, इसमें काफी कट ऑफ लो भी गए थे, तो इसके क्वेश्चन थोड़े से अर्बिट डायरेक्शन में हैं। चलिए कितना, ये तो एक आपने पेपर देखा, दूसरा पेपर देखिए। Who among the following scholars had leveled the criticism against J.S. Mill that we cannot separate two different compartments of individual conduct? आपको पता है उन्होंने इंडिविजुअल कंडक्ट को सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग में बांटा था, उसका क्या मीनिंग होता है आपको पता है, उससे उन्होंने हार्म प्रिंसिपल जो है डिराइव किया था। तो यहाँ पे यदि आपको गेस करना हो तो आप अर्नेस्ट बर्कर को आसानी से कर सकते हैं बिना जाने हुए। यहाँ आर एम मैकलेवर देखते हैं जो कि एक प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के समर्थक हैं, या प्लूरलिस्ट जो थिंकर कह सकते हैं आप, रॉबर्ट डहल के जैसे लोगों के साथ में। यहाँ पे आपको सीएम जोड भी दिखते हैं जिनकी की कई सोशलिज्म के बारे में, जो एक पर्टिकुलर तरह की हैट है जो सब लोग अपने तरीके से पहनते हैं, इस टाइप की बातें इनके बारे में आप जानते हैं। और हॉब हाउस के बारे में भी आपने कई जो है क्वेश्चन देखा होगा। इन सब थिंकर को थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना चाहिए, ये छिपे हुए थिंकर हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के, जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन के क्वेश्चन आते हैं। अर्नेस्ट बर्कर जो है टीएच ग्रीन के एक तरह से शिष्य थे और वो उन्हीं तरह के विचारों से प्रभावित थे। इन्होंने एंशिएंट ग्रीक के जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरीज पे काफी रिसर्च भी किया था, मोरलिटी, इथिक्स, इन सब को काफी ये उभारते भी हैं। तो बर्कर ने जो है, आपको पता है कि जेएस मिल को प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल कह दिया था। तो इससे आप गेस कर सकते हैं कि उन्होंने इस टाइप की बातें कही होंगी और यही सही है अर्नेस्ट बर्कर। दूसरा है हु रोट द बुक स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो यहां पे भी आप थोड़ा गेस कर सकते हैं कि आपको पता है कि स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी पे एक बहुत फैसिनेटिंग बहस हुई थी निकोएस पोलेंजा एंड राल्फ मिलीबन पोलेंजा डिबेट कहते हैं। तो आप इन दोनों में सोच सकते हैं, कार्ल मार्क्स और रोजा लग्जमबर्ग ने नहीं लिखा होगा ये बुक, तो इन दोनों में से आप 50-50 गेस कर सकते हैं, और एक्चुअली में ये राल्फ मिलीबैंड ने लिखा है। तो क्यों ना यहाँ निकोएस पोलेंजा के बुक को देख लीजिए, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, द क्राइसिस ऑफ डिक्टेटरशिप, फासिज्म एंड डिक्टेटरशिप, ये सब याद कर लीजिए, थोड़ी बहुत कहीं काम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग थिंकर्स होल्ड द व्यू दैट लिबर्टी इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज द प्रॉपर्टी क्लास पोजेसेस पावर टू डोमिनेट अदर्स। प्रॉपर्टी को हर मॉडर्न सिविलाइजेशन के इविल,
से जोड़ने की यदि आप गेस करें तो वो रूसो होंगे, जिनका कहना था कि हमारी जो सबसे बड़ी जो स्ट्रैटिफिकेशन हुई है, ऊंच नीच हुआ है, भेदभाव हुआ है, हमें जो जकड़ा गया है, डोमिनेंस हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उन सब में इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी का हाथ है। ये बात उन्होंने अपनी डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी में कई तरीके से कही है। तो आप ऐसा गेस कर सकते हैं, और रूसो ही हैं। अरेंज द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ लेवाइथन इन करेक्ट सीक्वेंस। अब ये तो मैं बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन से अघास्ट हूं, मतलब कि देख के हंसी आती है, और ऐसे दो दो क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिए। तो चलिए, मैंने तो कहा भी था कि आप इसको गेस कर सकते हैं कि सबसे पहले सेंस की बात होगी, फिर इमेजिनेशन, फिर स्पीच एंड देन रीजन एंड साइंस। इस टाइप से तो आप गेस कर सकते हैं। तो ठीक है, बस गेसिंग, बस यही है। अब ये जो क्वेश्चन है ग्रामस्ची का, इस पे मैंने फिर से जो है एक बार, इस बार आप लोगों के लिए फिर से थोड़ी स्टडी करने की कोशिश की। ये बेसिकली उनके प्रिजन नोटबुक से कुछ थॉट को किसी थिंकर ने अपने ढंग से समझा और उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया गया है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे ग्रामस्ची जो उनका हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म के थ्रू जो समाज का प्रोग्रेस देखते हैं, तो प्रोग्रेस और बिकमिंग क्या होती है? देखिए, बीइंग एंड बिकमिंग ये एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। बीइंग मतलब एक आइडिया, आप प्लेटो को याद कीजिए, जैसे फूल होने का आइडिया बीइंग है। बीइंग फ्लावर, व्हाट इज बीइंग फ्लावर? बीइंग मैन, बीइंग ह्यूमन। लेकिन जब कोई फ्लावर है जिसको आप छू सकते हैं, कोई आदमी है जिसको आप देख सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, तो वो बिकमिंग हो जाता है। मतलब जब कोई आइडिया अपने मूर्त रूप में रियलाइज हो जाता है तो वो बिकमिंग हो जाता है। तो बीइंग और बिकमिंग का यही मतलब होता है। समाज के केस में बिकमिंग क्या होगा? जैसे मैंने यहां लिखा है, कमिंग ऑफ न्यू सोशल स्ट्रक्चर, न्यू सोशल फोर्सेस, मूवमेंट, रियलाइजेशन ऑफ आइडिया। कुछ भी जो नया, मान लीजिए कोई नया जो है सामाजिक संरचना बनती है, नए मतलब कि कहीं डेमोक्रेसी आ जाता है, कहीं पे डिक्टेटरशिप आ जाता है, कुछ नए सोशल फोर्सेज आ जाते हैं, तो वो बिकमिंग है। कोई नया मूवमेंट आ जाता है, बिकमिंग। आइडिया से वो जो है मूर्त रूप ले लेता है। और प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप चलते हैं, और यदि ये दूसरा स्टेट जो एंड स्टेट जो है वो पहले वाले स्टेट से बेहतर माना जाता है, तो आप प्रोग्रेस करते हैं। यही तो है डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। तो इन दोनों पे इनका विचार देखिए, और कितना कॉम्प्लेक्स है, इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ए है, प्रोग्रेस इज एन आइडियोलॉजी एंड बिकमिंग इज ए फिलोसॉफिकल कंसेप्शन। ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रोग्रेस एक आइडियोलॉजी है, क्योंकि आपको ये एक मानना पड़ता है कि कोई विचार करेगा ना, कोई डिसाइड करेगा कि ये जो एंड स्टेट है वो बेहतर है स्टार्ट स्टेट से, मतलब इनिशियल स्टेट से। तो ये आइडियोलॉजी हो जाती है। और बिकमिंग एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्शन, मैंने बताया कि फिलोसफी है बीइंग वर्सेस बिकमिंग। तो ये चलिए ट्रू है। ए, बिकमिंग इज ए फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, फिर से उसी को रिपीट कर रहे हैं, फ्रॉम विच प्रोग्रेस कैन बी एब्सेंट। यस, ये ट्रू है, क्योंकि बिकमिंग जो है कोई नया, मान लीजिए कि कोई पहले जो है बहुत अच्छा शासन था, डेमोक्रेसी थी, और अब जो है मान लीजिए एक टिरेनी आ गई, तो ये बिकमिंग तो हुआ, लेकिन कोई प्रोग्रेस तो नहीं हुआ। हम पीछे भी जा सकते हैं, बिकमिंग कोई हमेशा आगे होगा ऐसा नहीं है। तो बी भी सही है। प्रोग्रेस डिपेंड ऑन ए स्पेसिफिक मेंटालिटी। ऑफ कोर्स अगेन वही कि प्रोग्रेस डिपेंड ऑन ए स्पेसिफिक मेंटालिटी, क्योंकि आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि हम आगे जो बढ़ रहे हैं वो अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि कोई बोलेगा नहीं आप अच्छे की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, तो वो प्रोग्रेस नहीं, वो बैकवर्ड जाना है। प्रोग्रेस एंड बिकमिंग वेर बोर्न एट द सेम टाइम, ये मुझे कंफ्यूजन है। ये कैसे हो सकता है कि जब यहाँ पे खुद ही कर रहा है कि बिकमिंग इज ए फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट फ्रॉम विच प्रोग्रेस कैन बी एब्सेंट, तो ये डी कैसे सही हो सकता है? इस विचार से ये एबीसी होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऑल ट्रू कहा है। इसके चलते मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूं। मैंने तो कहा था इसको चैलेंज कीजिए, इतना वेग क्वेश्चन है। एनीवेज, इससे अधिक आपको समझने की भी जरूरत नहीं। इस तरह क्वेश्चन को रेस्ट इन पीस। Who has stated that if life only were the objects, slaves and brute animals might form a state? ये आपको गेस करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन को, कि इस टाइप की बात की स्टेट को वो इतना ऊपर ले जाते हैं कि इसको कोई भी जो है उसमें नहीं रह सकता है। उसमें वर्चुअस लोग ही केवल रह सकते हैं, वर्चुअस सिटीजन स्टेट बनाते हैं, स्लेव और ब्रूट एनिमल्स नहीं। तो प्लेटो, एरिस्टोटल, इन दोनों में आपको चुनना पड़ेगा। ऑफकोर्स यही क्लासिकल थिंकर के हैं। यहाँ आरेंट का स्पेलिंग गलत लिखा है, तो आप एरिस्टोटल को चुनिए, जो कि स्टेट को एक हाईएस्ट वर्चुअल इंस्टीट्यूशन मानते हैं, और वही सही है। गेस कीजिए। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। तो ये सब बुक बहुत फेमस है लिबर्टी पे। तो इसमें जो पहला बुक लिखा गया था वो ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, निगेटिव वर्सेस पॉजिटिव, आपको पता है, इसे बर्लिन का 1958। इस ईयर को जरूर याद रखिए।
और इसी ईयर में जो है आना आरेंट लिखती हैं ह्यूमन कंडीशन। तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप। टू कॉन्सेप्ट डी से शुरू होता है, केवल एक ही है तो आपका ऐसे ही काम बन जाता है, आपको कुछ और देखना ही नहीं है। तो डी के बाद जो है सी आती है। 1960 में फ्रेडरिक हैक लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और लिबर्टी, और उसके बाद जो है एशिया बर्लिन खुद लिखते हैं 4 एसे ऑन लिबर्टी 1969, और सबसे लास्ट में रोहन अल्वा लिखते हैं लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम 2022 में। फ्रेंच फैनन की जो बुक है ब्लैक स्किन वाइट मास्क, उसमें कौन कौन चैप्टर है? अगेन ये एक बहुत ही बकवास टाइप की क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये एक चैप्टर नहीं है। बाकी चैप्टर है नेग्रो लैंग्वेज, नेग्रो साइकोपैथोलॉजी, नेग्रो रिकॉग्निशन, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। Who among the following statement are associated with Harold J. Lasky? इस पे मैं थोड़ा अपने को रीस्टेट कर रहा हूँ। मैंने जो पहले कहा था तो मैंने ये कहा था कि बी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन ये भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। आज जब मैंने थोड़ी रिसर्च फिर से की, ये बात उन्होंने, चलिए सबसे पहले आपको इसको पढ़ के सुनाते हैं। ये राइट्स के एक तरह से चैंपियन है। हैरोल्ड लास्की को भी आप राजा राम मोहन रॉय की तरह या लॉक की तरह आप राइट्स का चैंपियन कर सकते हैं। राइट्स पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है, जैसे उन्होंने कहा है एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स। इन्होंने ये भी कहा है राइट्स इन फैक्ट आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। मतलब आपको बेस्ट ह्यूमन बनने के लिए राइट्स की जरूरत है। कई कुछ इस तरह की बातें टी.एच. ग्रीन भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि राइट्स आपको इसलिए नहीं चाहिए कि आपको कोई सुख मिले, एक इंडिविजुअल को जो है एक तरह का उसका इंटरेस्ट पूरा हो। ये समाज के कॉमन गुड के लिए है, क्योंकि यदि राइट्स मिलेगा तो एक ह्यूमन जो है अपने को मोरली डेवलप करेगा और उस सोसाइटल कॉमन गुड को बढ़ावा देगा। टी.एच. ग्रीन लगभग उसी तरह की बातें जो है लास्की भी करते हैं, जो कि लेफ्ट ओरिएंटेड इनका भी थॉट था। ये लेबर पार्टी के एमपी भी थे इंग्लैंड में। लास्की एक बहुत फेमस बुक लिखते हैं ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925, इसको रट भी लीजिए। और यही वो ईयर है जिसमें कि न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स भी लिखी जाती है। किसके द्वारा याद है आपको? यस, चार्ल्स मैरियम के द्वारा, जो कि बिहेवियरलिज्म के एक तरह से जनक माने जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में वो एक लाइन कहते हैं, वी डू नॉट मीन बाय राइट्स द ग्रांट ऑफ सम हिस्टोरिक कंडीशन पोजेस्ड इन द चाइल्डहुड बट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ टाइम। Rights, in fact, are those conditions of social life without which no man can seek in general to be himself at his best। मतलब ये कहते हैं कि राइट्स ऐसा नहीं है कि हमको जो है कोई एक हिस्टोरिक कंडीशन है जो कि हम बच्चे रहते हैं तब तो मिलता है और बाद में हमको टाइम के साथ खो जाता है। मतलब राइट्स जो है परपेचुअल है, राइट्स हमेशा जो है बदलते रहते हैं। राइट्स का मायने, पैमाने, उसका जो रेंज, स्कोप, वो भी बदलता रहता है हिस्टोरिकल टाइम में, लेकिन राइट्स होना मस्ट है एक आदमी को अपने इंडिविजुअल सेल्फ को डेवलप करने के लिए। तो इसलिए ये ए बी सी तीनों ही सही है। और ये जो आंसर था इसका ये बिल्कुल सही है मेरे अनुसार से। मैंने पहले कहा था कि गलत है, मैं ऐसा नहीं कहता। ये ऑफ कोर्स चूंकि कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं इसमें सभी करेक्ट है, तो आप आराम से इसको चुन सकते हैं। एक और मैंने कोट दे दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। राइट्स आर नॉट मेयर गिफ्ट्स फ्रॉम द स्टेट। कोई ये दान दक्षिणा नहीं है स्टेट के द्वारा कि आपको फंडामेंटल राइट दिया, बट इनहेरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ये ह्यूमैनिटी के मेंबर होने के नाते हमको वो हक मिला हुआ है। दे कैनॉट बी टेकन अवे और ग्रांटेड एट द विम ऑफ द रूलर। सेम बात जो लॉक कहते हैं, दे बिलोंग टू ऑल इंडिविजुअल्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। वो हैं तो हमको राइट्स है। ये क्वेश्चन देखिए, हु हैज स्टेटेड दैट द आइडिया ऑफ praxis is most clearly developed in a short 11 paragraph of thesis that Marx had written to himself in 1845। ये क्वेश्चन बिल्कुल अर्बिट है और ये कहने वाले हैं B.R. नेल्सन, जिनका नाम है ब्रायन आर नेल्सन। उन्होंने एक बुक लिखा था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम सोक्रेटिस टू एज ऑफ आइडियोलॉजी 2015 में, उसमें उन्होंने बात कही थी। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए एटलीस्ट इस क्वेश्चन से ये जानना है कि प्रैक्सिस का मीनिंग क्या होता है। प्रैक्सिस देखिए क्या है, थ्योरी ऑफ वर्ल्ड ऑफ थ्योरी एक अलग दुनिया है और वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिस एक अलग दुनिया है। हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स को जीते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं राजनेता, नॉट नेसेसरी कि उन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ा है। और जो पॉलिटिक्स में आपके प्रोफेसर पढ़ाते हैं, नॉट नेसेसरी कि वो चुनाव जीत जाएंगे। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है। ये हमेशा से होता रहा है। किसी भी विधा में जो वर्ल्ड ऑफ थ्योरी एंड वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिस में एक जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रैक्सिस वो होती है जब किसी थ्योरी का रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और इंप्लीमेंटेशन होने लगता है। जैसे कि मार्क्स के जो मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है रिवॉल्यूशन का,
जब उसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में लेनिन जो है इंप्लीमेंट करने लगते हैं तो प्रैक्सिस है, जहां पे कि वर्ल्ड ऑफ थ्योरी वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिस से एक तरह से मिल जाती है, उसको प्रैक्सिस कहते हैं। ये क्वेश्चन देखिए जहां पे कि मैच करना है बुक्स को ऑथर से, तो ये भी आसान होना चाहिए कि ऑन वायलेंस जो है, जैसे ही आपको ऑन वायलेंस आता है, आपको आना आरेंट याद आएंगी, तो ए का 1 से देखिए कि आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ए का 1 तो है तो बी का 2 जरूर है, इसका मतलब कि रीजन एंड रिवॉल्यूशन तो हर्बर्ट मार्क्यूस का है, ये आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। तो केवल इन दोनों में आपको देखना है कि कौन सा होगा। यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज कर सकते हैं, 50-50 गेस भी कर सकते हैं। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर जो है ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है, जिन्होंने सिविल राइट मूवमेंट्स चलाया था अमेरिका में। यस, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कीजिएगा। एंड कंजर्वेटिव माइंड नाम की बुक जो है बुर्ग टू इलियट जो है, ये कर्क रसल ने लिखा है, इससे आप इसको मैच कर सकते हैं। तो सी का 4 ये हो जाएगी। यहाँ पे जो है हर्बर्ट मार्क्यूस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थिंक थ्योरी से जुड़े हुए हैं, और इनका जो एक बुक है उसको कभी भूलिएगा मत, वन डायमेंशनल मैन 1964। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इज एन एडवोकेट ऑफ कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन जो है एक आसान क्वेश्चन होना चाहिए, यदि आप कांत के विचारों से थोड़े बहुत भी आप थोड़ा नाता रखते हैं। और कांत ने एक बुक लिखा था परपेचुअल पीस, ए फिलोसॉफिकल स्केच, उसमें जो उन्होंने विश्व बंधुत्व की बात की थी, एक वर्ल्ड रिपब्लिक की भी बात की थी, तो और परपेचुअल पीस की बात की थी कि कैसे जो है हम बिना लड़ाई झगड़े के जो है एक रिपब्लिकन जो स्टेट हैं वो आपस में भाईचारे से रह सकते हैं। तो इमैनुअल कांत। Which among the following thinkers can be equated with the statement that he proposes an ascetic communication? ये communication नहीं है, ये इसको आप कम्युनिज्म कहना चाहिए था, जो कि हमें लिखा भी है। द पर्पस ऑफ विच इज टू रिमूव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। तो इसको ये तो कम्युनिकेशन दे के तो इन्होंने इस क्वेश्चन को इनवैलिड कर दिया। अदरवाइज ये था कि ही प्रपोज एन एसेटिक कम्युनिज्म। एसेटिक कम्युनिज्म मतलब कि वो मॉडर्न काल का कम्युनिज्म नहीं, जो कि मारपीट दंगे फसाद से आता है या रिवॉल्यूशन से आता है, डिक्टेटर और प्रोलेटेरिएट से आता है, बल्कि एक साधु वाला कम्युनिज्म जहां पे कि हम सब कुछ अपने संसार को त्याग के हम जो है प्रॉपर्टी एंड घर त्याग के हम जो है संन्यास लेते हैं। उस टाइप की कम्युनिज्म की बात आपको समझ में आ गया होगा, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी प्लेटो का। और उसका पर्पस क्या था कि जो रूलिंग क्लास है उसके डिजायर को ही खत्म कर देना, उसके ना तो उसको फैमिली की इच्छा ना हो ना धन की इच्छा हो। तो प्लेटो उस थिंकर के, मतलब वो ऐसे विचार इसी थिंकर के थे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं जो अगेन जो रूसो के एक थॉट को दर्शाता है। मैंने पहले ही आंसर दे दिया। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स होल्ड द व्यू दैट नो सिटीजन शुड बी सफिशिएंटली ऑपुलेंट टू बी एबल टू परचेज अनदर एंड नन सो पुअर एज टू बी फोर्स्ड टू सेल हिमसेल्फ। यदि इस लेवल पे इनइक्वालिटी समाज में आ जाए तो समझिए कि आप मतलब वो समाज जो है रहने लायक नहीं है। तो इसकी बात जो है अगेन प्रॉपर्टी को जो इस तरीके से देखते हैं, उसको निगेटिविटी को देखते हैं, वो रूसो है। आप गेस कर सकते हैं। और डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी इनकी याद रखिएगा। अब फाइनली आइए दिसंबर 2023 जो अभी हाल में एग्जाम हुई है उसके देखते हैं। वो शिफ्ट एक ही शिफ्ट में हुई, इसलिए 2 शिफ्ट के पेपर नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत जान के आश्चर्य हुआ, केवल 5-6 क्वेश्चन है। एंड आई वाज आल्सो सरप्राइज कि डब्ल्यूपीटी को इतना शॉर्ट चार्ज क्यों किया गया है, मतलब इतना कम क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। यहाँ फोकस थोड़ा चेंज होकर पॉलिटिकल थ्योरी की तरफ चला गया है, वो मैंने ऑलरेडी एनालाइज किया है। पॉलिटिकल थॉट से क्वेश्चन बहुत कम है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं थे। अरिस्टोटल, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको ये कर सकता है, लेकिन यदि आपने अरिस्टोटल को ज़्यादा पढ़ा था, आपको पता है कि वो डेमोक्रेसी को बहुत तरीके से डेराइड करते हैं, मतलब दूसते हैं। उसमें से एक है कि ये डेमोगॉग के हाथों में चला था। डेमोगॉग वो हैं जो कि पब्लिक को मीठी मीठी बातें करके, इमोशनल बात करके, वो एक तरह से बातों के जाल में उलझा करके ना उनको सब्ज बाग दिखा करके उनका पक्ष ले लेते हैं, मतलब उनके समर्थन ले लेते हैं। इसको डेमोगैग कहते हैं, ठग कह लीजिए एक तरह से। तो एरिस्टोटल क्रिटिसाइज पॉपुलर रूल ऑन द ग्राउंड दैट मासेज वुड रिसेंट द वेल्थ ऑफ द फ्यू। यहां तक तो चलिए ठीक है, आप पता नहीं आपको वेग लगेगा। एंड टू इजली फॉल अंडर द सोए, मतलब उसके फॉल प्रे टू कह लीजिए, टू द डेमोगॉग। तो डेमोगॉगिक लीडर्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते हैं, जो लोगों को बातों में भरमा करके उनका वोट लेते हैं। तो डेमोगॉग, तो मीडियम मैंने रखा है। ये बुक
जो है इतना फेमस है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, जोसेफ शुम्पीटर का कोई इसको भूल नहीं सकता, जिसमें उन्होंने डेमोक्रेसी को एक पॉलिटिकल मेथड करार दिया था, जिसके थ्रू हम पीरियोडिक इलेक्शन के द्वारा इलीट को चुनते हैं या रूलर को चुनते हैं। अब यहां पे देखिए कितना आसान इन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा कि मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन जो मेटेरियलिस्टिक हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है उसको अरेंज कीजिए। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में काफी बार पूछा गया है। इन्होंने खुद कह दिया है कि फाइनली द प्रोलेटेरिएट abolishes itself, abolishes all class distinction and class antagonism and also abolishes the state as state, मतलब स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी हो जाती है। इससे ज्यादा अंत क्या होगा? और इन्होंने कहा भी है फाइनली, और बी से अंत होता हुआ केवल एक ही ऑप्शन है। इससे आसान कुछ हो सकता है? बिना पढ़े भी आप इसको बना सकते हैं। ये भी बहुत आसान है। ग्राम्शी की जो बुक है प्रिजन नोटबुक, तो ए का 2 और ए के 2 से ही एक क्रैक हो जाता है। इससे ज़्यादा सुपर इजी क्या होगा? लेकिन आप बिना मैच के मत आगे बढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर नॉट रिलेटेड टू जॉन रॉल? सुपर इजी, जस्टिस एज फेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो चौथा अपने आप गलत हो जाता है, आपको जानने की भी जरूरत नहीं है क्यों। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर से मैं एक बार आपको याद दिला रहा हूं कि यदि आप CUET PG 2024 में दे रहे हैं या नेट JRF जून 24 में दे रहे हैं, इसके अलावा सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT और किसी भी तरह जॉब ओरिएंटेड एग्जाम दे रहे हैं, तो आप 2 बैच आपके लिए जो ऑन है। CUET PG की क्रैश कोर्स अभी ऑन है और नेट JRF की बैच जो कि अभी हाल में ही शुरू हुई है। दोनों को ज्वाइन करने के लिए अलग अलग जो है email ID है, उसको आप यूज कीजिए। CUET PG के लिए paulsciencehelp@gmail.com और नेट JRF बैच के लिए paulsciencehelp@paulsciencehelp.in। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जहां तक संभव हो आपको मैं जवाब दे पाऊं। मिलेंगे बहुत जल्द एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विदा।